In this question, a rocket is launched from point A on Earth. It reaches point B on Earth with its velocity anti-parallel to its initial velocity. The angle subtended by line AB at the center is 2 theta. A satellite moving close to surface of Earth has time period of revolution t naught. The radius of the Earth is r. Find time taken by rocket from the point A to B. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि जो रॉकेट है जिसको लॉन्च किया गया है वो किस तरीके से यहाँ पर मूव कर रहा है, क्योंकि बताया गया है कि ए पे जो वेलोसिटी है और बी पे जो वेलोसिटी है, यानी कि जब यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया और जब यहाँ पे रॉकेट ने इसको हिट किया तो वेलोसिटीज़ आर एंटी पैरेलल, वेलोसिटीज़ जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं डायरेक्शन वाइज। तो किस तरीके से इसका मूवमेंट हुआ होगा, तो ऑब्वियस है कि एक सर्कुलर पाथ पे तो मूवमेंट यहाँ पर नहीं हो सकता इसका। सर्कुलर पाथ पे अगर मूवमेंट होता तो हमेशा यहाँ पर ये सरफेस के पैरेलल एक सैटेलाइट की तरह मूव करता। तो अगर इसका मूवमेंट सर्कुलर पाथ में नहीं हुआ है तो इसका जो मूवमेंट है इसका मतलब फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट में हुआ होगा, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया जाता है, रॉकेट को प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उस केस में वो एक इलिप्टिकल पाथ पे चलते हुए और अल्टीमेटली अर्थ के सरफेस पे वापस से कोलाइड कर जाता है। तो किसी न किसी इलिप्टिकल पाथ में यहाँ पर इसने मूव किया होगा। एक बार ये क्लू मिलने के बाद में कि इसने इलिप्टिकल पाथ में मूव किया है, यानी पहला क्लू तो हमारे पास में ये है कि इट हैज़ मूव्ड इन इलिप्टिकल पाथ। एक बार अगर ये क्लू मिल जाता है कि अगर इसने इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव किया है अब इसके बाद में इसके पाथ एक्चुअल में किस तरीके का है, यानी कि वेलोसिटीज एंटी पैरेलल होने के लिए पाथ यहाँ पर इसका कैसा रहा होगा, जो इलिप्टिकल पाथ है वो किस तरीके का रहा होगा। और एक चीज़ हमें ये चीज़ माइंड में यहाँ पर रखनी होगी कि अगर किसी प्लेनेट के ग्रेविटेशन के अंडर किसी प्रोजेक्टाइल का अगर इलिप्टिकल पाथ होता है तो उस इलिप्टिकल पाथ में जो इलिप्स का एक फोकस है वो एक फोकस इसके सेंटर पे ज़रूर होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि इस इलिप्टिकल पाथ का जो एक फोकस होगा यहाँ पर विल बी एट द सेंटर ऑफ द प्लेनेट, जिसके ग्रेविटेशन के अंडर वो मूव कर रहा है। तो वन ऑफ द फोकी विल बी एट द सेंटर, और इस केस में जो प्लेनेट है वो अर्थ है, तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मैं एक अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर उस डायग्राम को थोड़ा और बेटर वे में मैं अलग से बनाऊँगा। तो जो डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, वो डायग्राम इस बात को ध्यान में रखते बना रहे हैं कि वेलोसिटीज़ आर एंटी पैरेलल, ठीक है। तो वेलोसिटीज़ आर एंटी पैरेलल एंड इट इज़ मूविंग इन इलिप्टिकल पाथ, तो इट शुड गो समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके का इलिप्टिकल पाथ यहाँ पे होना चाहिए। सी इसका जस्ट किसी एक फोकस पे लाई कर रहा है, यहाँ पे सी इज़ वन ऑफ द फोकई। और यहाँ पर ये वाली जो लाइन अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर लो ए और बी को, तो परफेक्ट डायग्राम नहीं बन पाया। सपोज़ ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कुछ ऐसी रही होगी और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ इस तरीके की रही होगी। इस डायग्राम को मैं थोड़ा प्रॉपर वे में, इस इलिप्टिकल पाथ को प्रॉपर वे में थोड़ा मैं यहाँ बना देता हूँ, जिससे कि बेटर वे में हम ज्योमेट्री को समझ पाएँ। तो सपोज़ ये वो इलिप्टिकल पाथ है और इसमें यहाँ पर ये इसकी मेजर एक्सिस है और यहाँ पर ये माइनर एक्सिस है। जो हमारे यहाँ पर ये सी पॉइंट है, सेंटर जो है इसका, इस प्लेनेट का, वो इसके किसी एक फोकस पे है, तो ये पॉइंट हो गया सी। मेरा इसमें ये क्लेम है, इसमें मेरा ये मानना है इसमें कि ये ए पॉइंट यहाँ पर होगा और ये बी पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा। और अगर ये ऐसे रहता है तो वेलोसिटी यहाँ पर इस डायरेक्शन में रहती है और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में रहती है। और ये जो आपका डिस्टेंस है ये इस प्लेनेट की रेडियस के बराबर हो जाएगा। ये डिस्टेंस अगेन रेडियस के बराबर हो जाएगा जहाँ पर ये हिट कर रहा है। अब किसी का यहाँ पर ये क्लेम हो सकता है कि यही दोनों पॉइंट्स एंटी पैरेलल वेलोसिटीज़ के लिए क्यों सेलेक्ट किए गए। कुछ ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे। जस्ट एक पॉसिबिलिटी को मैं यहाँ पर बना करके उसको रिजेक्ट कर दूंगा फिर, यानी इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, कोई इस तरीके का भी सोच सकता है। लेकिन उस केस में यहाँ पर ये होगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फिर इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो ये डिस्टेंस भी आर होना चाहिए, ये डिस्टेंस भी आर होना चाहिए। तो इन दैट केस दैट विल नॉट बी पॉसिबल। इसका मतलब जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर ए और बी पॉइंट की, वो इस माइनर एक्सिस पे ही लाई करेगी यहाँ पे। तो इस माइनर एक्सिस पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। तो दिस इज़ द पॉसिबल सिचुएशन जिसमें यहाँ पर वेलोसिटीज़ एंटी पैरेलल हो पाएंगे और जो हमारी सारी कंडीशंस है वो फुलफिल हो पाएगी। जो गिवन थीटा है वो 60 डिग्री, यानी कि ये टोटल 2 थीटा है, तो ये इंडिविजुअली थीटा हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब कुछ टाइम से रिलेटेड बात की गई यहाँ पे कि ये ए से बी तक जाने में इसको जो टाइम लगेगा और टाइम क्या होगा। तो इलिप्टिकल पाथ में जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड को आप सर्कुलर पाथ के टाइम पीरियड से याद रख सकते हो।
जैसे एक सर्कुलर पाथ में, जैसे अभी सैटेलाइट की यहाँ पे बात की गई कि अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज अगर एक सैटेलाइट घूम रहा हो सर्कुलर ऑर्बिट में, जब भी सैटेलाइट की बात होगी तो सर्कुलर ऑर्बिट की बात करते हैं, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो टी नॉट है। तो ये जो टी नॉट है, ये इसकी जो वैल्यू होती है, दिस टी नॉट हैज़ वैल्यू 2 पाई r⁻³ डिवाइडेड बाई √gm। और एक फेमस रिलेशन होता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो यहाँ पे तो जो स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस होता है और ये कैपिटल आर के बराबर ही हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। और इलेप्टिकल ऑर्बिट के लिए भी जो टाइम पीरियड होता है वो इसी तरीके का होता है, बस इसमें हमें क्या करना होता है कि जो रेडियस है उस जो यहाँ पे ऑर्बिटल रेडियस है स्मॉल आर, उसको आप रिप्लेस कर दोगे यहाँ पर सेमी मेजर एक्सेस से। जैसे ये जो एलिप्स है इसकी ये सेमी मेजर एक्सेस है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, तो एग्जैक्टली वही फार्मूला हो जाता है, बस आर की जगह पे यहाँ पर ये ए हो जाएगा। ठीक है, फॉर द सेम प्लेनेट, प्लेनेट वो ये यहाँ पे जो कैपिटल एम दिख रहा है वो कैपिटल एम इस प्लेनेट का मास है, जो प्लेनेट यहाँ पर है। ये जो प्रोजेक्टाइल है या फिर जो भी रॉकेट है उसका मास यहाँ पर नहीं आता है। तो दिस इज द मास ऑफ द प्लेनेट जिसके ग्रेविटेशन के अंडर यहाँ पर ये इलेप्टिकल पाथ में घूम रहा है। तो अब यहाँ पर पहले मैं ए कैलकुलेट करता हूँ, ए को मैं पहले आर के टर्म्स में कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टी नॉट जो है, टी नॉट इन टर्म्स ऑफ आर हमको पता है यहाँ पर, और अल्टीमेटली हमें आंसर भी इन्हीं के टर्म्स में करना है। तो मैं इसका पहले ये सेम मेजर एक्सेस पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये कितना होगा इसमें। तो यूजिंग ज्योमेट्री वी कैन फाइंड आउट। तो यहाँ पर ये जो सेम माइनर एक्सेस है बी, तो दिस विल बी आर साइन 60 हो जाएगा। आर साइन 60 का मतलब √3r/2 हो जाएगा। तो दिस इज दिस सेमी माइनर एक्सेस। ये डिस्टेंस हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना होगा इसमें। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज r cos 60, ये हो जाएगा r/2। और यहाँ से यहाँ तक का फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, वो a इंटू ई के बराबर होता है। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो a इज़ इक्वल टू हो जाएगा r/2 यहाँ पर। और उसके बाद में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 - b²/a²। तो मैं b की जगह पे यहाँ पे √3r/2 रख देता हूँ और a की जगह पे मैं r/2e रख देता हूँ यहाँ पर इसमें। और ये e स्क्वायर होगा, सॉरी दिस इज e स्क्वायर। तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो b की जगह पे यू कैन पुट √3r/2²। a की जगह पे यू कैन पुट r/2e²। इसमें जो e है वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और बाकी r/2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो इट विल गिव यू 1 - 3e²। इट विल गिव यू 4e² इज इक्वल टू 1 वेयर e इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से e की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली सेंट्रिसिटी, और एक बार e आ गया तो उससे आप यहाँ पर ये a पता कर सकते हो। तो a की जो वैल्यू है वो यहाँ पर r के बराबर ही आ गई। अगर a की वैल्यू r के बराबर आ गई तो अगर ये जो भी प्रोजेक्टाइल है, जो भी रॉकेट है, अगर इसने पूरा पाथ अपना कंप्लीट किया होता, तो पूरा पाथ अगर इलेप्टिकल पाथ अगर कंप्लीट किया होता तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड भी फिर एग्जैक्टली इसी टाइम पीरियड के बराबर ही हो जाता। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ दिस इलेप्टिकल, या फिर कह लीजिए जो रॉकेट है, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि अगर ये कंप्लीट किया होता है इसने तो वो टी नॉट के बराबर ही होता। लेकिन अभी क्या है, ये पार्शली कंप्लीट कर रहा है। यहाँ से ये ए से बी तक यहाँ पर ये कंप्लीट कर पा रहा है, और ए से बी तक बेसिकली हाफ एलिप्स है, हाफ ऑफ द एलिप्स है, ये हाफ ऑफ द एलिप्स है। लेकिन जो टाइम होगा वो यहाँ पर हाफ नहीं होगा। यहाँ पर इसमें जो हम टाइम की कैलकुलेशन करते हैं वो टाइम की कैलकुलेशन इससे नहीं होती कि उसने आधा कंप्लीट कर लिया या फिर कितना कंप्लीट कर लिया। इसमें यहाँ पर क्या होता है, इसका जो मोशन है वो सर्कुलर ऑर्बिट की तरह कांस्टेंट स्पीड से नहीं होता, उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही होती है। और इसमें स्पीड का आइडिया लेने के लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम वगैरह का यूज़ करते हैं कि mv/r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और उसमें होता ही है कि r जितना कम होगा, जैसे जब ये यहाँ पर होगा तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी। ये सबसे ज़्यादा अगर दूर होगा, यहाँ पे r मैक्सिमम होगा तो स्पीड भी मिनिमम हो जाती है यहाँ पे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसमें इनकी स्पीड जो है अलग अलग होती है। इसके जितना नज़दीक होगा उतनी ज़्यादा स्पीड रहेगी, इससे जितना दूर होगा उससे उतनी कम स्पीड इसकी रहती है यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो टू फाइंड दिस टाइम, कि किसी भी इस तरीके की इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए, और ये चीज़ें कैपलर लॉ में भी आती हैं, da/dt जिसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। एक तरीके से ये कांस्टेंट होता है, यानी कि सेम एरिया अगर ये स्वीप करता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में तो उसी सेम एरिया के लिए टाइम इसको सेम लगता है। किस तरीके के एरियाज़ की यहाँ बात होती है इसमें, तो ये सारी चीज़ें कैपलर्स लॉ में आती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपका प्लेनेट है, और जब हम प्लेनेट का मोशन स्टडी करते हैं तो यहाँ पर ये सन हो जाता है, सन के अराउंड प्लेनेट घूमता है, तो ये फोकस। और यहाँ पर अगर ये आपका ये जो पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ पर है, वो यहाँ से यहाँ गया, इसने इतना एरिया स्वीप किया, सपोज ये एरिया डेल्टा ए है। अगर इतना ही एरिया ये किसी बाकी जगह पर स्वीप अगर करता है, किसी अदर जगह पर अगर यहाँ पर ये उतना ही एरिया अगर स्वीप करता है,
तो फिर इसको अगेन जो टाइम लगेगा वो टाइम उतना ही लगेगा। सपोज़ मान लीजिए यहाँ पर अगर ये कुछ डेल्टा ए एरिया लेता है, स्वीप करता है, चलता है, तो उसमें भी उसको उतना टाइम लगेगा। अगर ये यहाँ पर भी वही डेल्टा ए एरिया स्वीप करता है तो उतना टाइम लगेगा। अगर यहाँ पर भी डेल्टा ए एरिया स्वीप करता है तो उस डेल्टा ए एरिया के स्वीप करने में जो टाइम लगेगा, ये सारे टाइम जो हैं बराबर होंगे। तो जो टाइम टेकन है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द एरिया स्वेप्ट। जो एरिया यहाँ पर स्वीप कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल है, ना कि इसने आधा एलिप्स कवर किया है या पूरा एलिप्स कवर किया है। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप स्वेप्ट एरिया देखो तो स्वेप्ट एरिया हाफ ऑफ द एलिप्स नहीं है, यानी कि ये जो पोर्शन वेक्टर यहाँ से और यहाँ तक, तो स्वेप्ट एरिया ये आधा तो है ही यहाँ पर, उसके साथ साथ ये वाला भी है कुछ एक्स्ट्रा एरिया। इसका मतलब यहाँ पर आधे से ज़्यादा एरिया हो रहा है। इसका मतलब जो टाइम भी लगेगा वो जो भी टोटल टाइम होना चाहिए था उसका हाफ से ज़्यादा लगेगा टाइम। इसको कितना टाइम लगेगा तो जस्ट हम एरिया को कंपेयर कर लेते हैं कि जो टोटल एरिया होता है, ये टोटल तो होता है इसका पाई ए बी, जिसमें आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। ए और बी की वैल्यूज़ हमारे पास में है इसकी, और हम ये वाला एरिया निकाल लेंगे, दोनों का रेशो निकालेंगे तो उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि इसने कितना टाइम लिया ए से बी तक जाने में। तो टोटल एरिया यहाँ पे निकाल लीजिए पाई, और ए और बी के जो वैल्यूज़ हैं आई कैन पुट। तो ए की जो वैल्यू हमारे पास में आई थी वो आई थी आर के बराबर, और जो बी की वैल्यू आई थी वो थी √3r/2। तो इससे ये जो एरिया आएगा दैट इज़ √3 πr² हो जाएगा। और जो स्वेप्ट एरिया यहाँ पर, तो स्वेप्ट एरिया में एक तो पाई ए बी बाई 2 हो जाएगा हाफ, और फिर एक ये ट्राइंगल जो बन रहा है इस ट्राइंगल के एरिया, इस ट्राइंगल में ये बेस √3r हो जाएगा, √3r/2 √3r/2 √3r, और ये जो हाइट है वो r/2 है। तो दिस इज़ हाफ √3r इंटू r/2, और ये सब आप रख लो यहाँ पर इसमें। तो √3 πr²/4, और यहाँ पर ये √3r²/4। तो जो टाइम टेकन होगा वो टाइम टेकन एक तरीके से इस रेशियो में आ जाएगा, ए स्वेप्ट डिवाइड बाई ए टोटल। ये रेशो जो होगा एरिया का उसको आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर टोटल टाइम से। टोटल टाइम यहाँ पर कोइंसिडेंस ऐसा हो रहा है कि रॉकेट के लिए भी उतना ही टाइम होता टोटल अगर वो पूरे एलिप्स पे चलता, और जो हमारा सैटेलाइट है जो कि अर्थ के बहुत नज़दीक घूम रहा है उसका भी टाइम सेम आ रहा है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि ये पूरा नहीं कवर कर रहा है यहाँ पर एलिप्स को, अगर ये पूरा कवर करता तो इसका टाइम भी सैटेलाइट के टाइम के बराबर ही हो जाता फिर। तो ए स्वेप्ट डिवाइड बाई ए टोटल इंटू टी नोट। तो अगर आप ए स्वेप्ट और ए टोटल की वैल्यूज़ यहाँ पर रखते हो और उसको टी नोट से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो फाइनली आपको ये आंसर मिल जाएगा π+1 डिवाइड बाई 2π मल्टीप्लाइड विथ टी नोट। So this is the final answer to this problem.